वेलकम टू योर डायरीज। आज मैं आपके सामने जो सीरीज लाने जा रही हूँ उसका नाम है लेजेंड ऑफ द ब्लू सी। ये एक साउथ कोरियन सीरीज है जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। एपिसोड की शुरुआत अगस्त 1598 से होती है, जहाँ हम देखते हैं कि उस समय शहर में बहुत बड़ी सुनामी आई होती है, जिस कारण आसपास के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी तरह रात भर सुनामी के कहर से बचने के बाद सुबह जब सुनामी शांत होती है और लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो समंदर के किनारे वे कई मछलियों के ढेर को देखते हैं, जिससे वे सभी लोग, जिनमें से अधिकतर मछुआरे होते हैं, वे काफी खुश होते हैं और समुद्र के तट से मछलियों को इकट्ठा करने लगते हैं। इकट्ठा करने के दौरान वे सामने की एक गुफा में एक जलपरी को फंसा हुआ देखते हैं। दूर से देखने से तो वो समझ ही नहीं पाते कि वह एक इंसान है या मछली, किंतु जब गाँव वाले सामने जाकर उसे देखते हैं तो वो यह जानकर चौंक जाते हैं कि यह वाकई में एक असली जलपरी है। जिसके बाद गांव वाले जलपरी को बंदी बना लेते हैं और अपने गांव के मुखिया के पास ले जाते हैं ताकि वह जलपरी के विषय में सही फैसला कर सके। लेकिन उनके गांव का मुखिया बहुत ही लालची और स्वार्थी होता है, जिस कारण वह जलपरी से एक अच्छा मुनाफा कमाने के बारे में सोचता है। और जब गांव वाले उस जलपरी को दिखाते हैं जिसे उन्होंने बंदी बना रखा था, तो वो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन इस बात के लिए गाँव वाले उसे मना करते हैं, क्योंकि उनका यह मानना था कि जलपरियां इंसान की यादों को मिटा सकने की शक्ति रखती है और यदि उसे गलत इरादे से छुआ जाए तो व्यक्ति पागल भी हो सकता है। इसके बाद मुखिया जलपरी से दूर हो जाता है और उसे मारकर उसके शरीर से एक दुर्लभ तेल निकालकर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच बड़ा मुनाफा कमाने के विषय में सोचता है। और गांव वाले उसके किसी भी फैसले का विरोध नहीं कर सके, इसके लिए वह शाम में उनके लिए एक बड़ी दावत रखता है। इसी दौरान हम देखते हैं उसी दिन शाम को मुखिया के घर पर एक बड़ी दावत होती है, जिसमें राजा द्वारा नियुक्त किए गए नए टाउन हेड के आगमन की खुशी में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया जाता है। पार्टी के दौरान ही मुखिया टाउन हेड को एक नायाब चीज यानी जलपरी को दिखाता है और अपने प्लान के बारे में भी टाउन हेड को बताता है। लेकिन टाउन हेड जब जलपरी को देखता है तो उसे उसके लिए दया आ जाती है, जिसके बाद वो मुखिया को अपने बातों में उलझाकर उसके पिछले किए गए घपलों के बारे में गिनवाने लगता है और कहता है कि यदि इसके विषय में राजा को खबर मिली तो वो इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड अवश्य ही दे देंगे। जिसे डरकर मुखिया टाउन हेड से इसके समाधान के विषय में पूछता है और टाउन हेड बताता है कि वह उसकी पूरी मदद करेगा, लेकिन इसके लिए उसे जलपरी को आजाद करना पड़ेगा। और मुखिया इस बात के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद टाउन हेड जलपरी को वापस समुद्र में छोड़ आता है, जहां हम देखते हैं कि जलपरी टाउन हेड के इस उपकार के लिए उसे हाथ मिलाकर आभार प्रकट करने की चेष्टा करती है और टाउन हेड भी जलपरी के इस प्रतिक्रिया का जवाब हाथ मिलाकर उसे देता है। वहीं दूसरी ओर गांव का मुखिया गांव के एक व्यक्ति के साथ समुद्र तट पर खड़ा होता है और उससे पूछ रहा होता है क्या आप टाउन हेड की याददाश्त चली जाएगी, जिसके जवाब में गाँव का व्यक्ति उन्हें बोलता है कि जलपरी केवल उन्हीं की यादें मिटाती है जिनकी वो मिटाना चाहती है। और मुखिया दोबारा से जलपरी को पकड़ने का निश्चय कर वहाँ से चला जाता है। अब कहानी के वर्तमान में चलते हैं, जहाँ हम टाउन हेड जैसे हूबहू दिखने वाले व्यक्ति को देखते हैं जो कि कहानी में मुख्य किरदार निभा रहा होता है। और अब 21वीं सदी में उसे एक बड़े शातिर चोर के रूप में दिखाया जाता है, जो कि लोगों को गुमराह या हिप्नोटाइज करके उनसे मोटी रकम ऐंठता है। उसके इस काम में उसका साथ उसके दो और दोस्त भी देते हैं। आगे हम देखते हैं कि कहानी का मुख्य पात्र एक वकील के ऑफिस में घुस जाता है और वकील को गुमराह करके खुद के वकील के रूप में पेश करता है। और जब एक अमीर महिला अपने बेटे का केस लेकर वकील के पास ऑफिस आती है तो वो उस महिला को विश्वास दिलाता है कि वह उसके बेटे को इस केस से जल्द ही बाहर निकाल लेगा और अपनी फीस के बदले में उससे एक मोटी रकम वसूलता है और साथ ही उससे यूरोपियन कंट्री की वेकेशन टिप्स की टिकट भी गिफ्ट के तौर पर मंगवा लेता है। जिसके बाद वे तीनों दोस्त अलग अलग देशों की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कहानी का मुख्य पात्र अपनी यूरोपियन ट्रिप के लिए एक हवाई जहाज से यात्रा कर रहा होता है। तभी प्लेन की केबिन क्रू उसके पास किसी की प्रकार की असुविधा की जानकारी लेने के लिए आती है, लेकिन हीरो यानी कि कहानी का मुख्य पात्र केबिन क्रू के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपनी बातों में उलझाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। केबिन क्रू भी उसकी बातों से इम्प्रेस हो रही होती है और वह उसे इस द्वीप के विषय में बताती है, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि यहाँ दुनिया की आखिरी जलपरी बची हुई है, जिसे कहानी का मुख्य पात्र मजाक में उड़ा देता है। अब हम देखते हैं कि मुख्य पात्र यानी हीरो, जो कि अब एक सी साइड होटल में ठहरा हुआ होता है, तभी वहाँ कुछ अजीब महसूस करता है जिसे वह नजरअंदाज कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अचानक समुद्र में एक तूफान आता है और जलपरी समुद्र में बहकर होटल की स्विमिंग पूल में आ जाती है, जहाँ वहाँ अनजाने में जब पानी से बाहर निकलती है तब वह आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि पानी से बाहर निकलते ही उसकी पूंछ पैरों में बदल चुकी होती है। जिसके बाद वह अपने पैरों को बहुत देर तक निहारती रहती है और फिर सामने के कमरे में चली जाती है, जो कि कहानी के हीरो का कमरा होता है, जहाँ वह खाने की चीजों और कपड़ों को लेने की कोशिश करती है। तभी कहानी का मुख्य पात्र यानी हीरो जाग जाता है और वह अपने कमरे की यह हालत देखकर उस व्यक्ति को ढूंढने लगता है जिसने उसके कमरे का यह हाल किया होता है। और वो जब अपने बगल के कमरे में देखता है कि उसके कपड़ों के बीच एक लड़की
छुपी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद वो उस लड़की यानी जलपरी से उसके कमरे में आने की वजह पूछता है, लेकिन जलपरी उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती। जिसके बाद हीरो चिल्लाने लगता है और जलपरी को लगता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तब जलपरी अपनी आत्मरक्षा में हीरो को मारती है, जिससे हीरो काफी दूर जाकर गिर पड़ता है। उसे देखने के लिए जब जलपरी कमरे से बाहर निकलती है तो वो सामने समुद्र को देखकर इधर उधर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि वहाँ शीशा लगा हुआ है, जिस कारण वह शीशे से टकराकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद कहानी का हीरो जलपरी की फोटोज ले लेता है ताकि वह पुलिस को उसकी फोटोज भेज सके। फोटो लेने के बाद वह होटल मैनेजमेंट और पुलिस को इस बारे में खबर करता है और पुलिस आकर जलपरी को अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद हीरो अपने कमरे में आकर उस लड़की यानी जलपरी की तस्वीरें देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर जलपरी के हाथ में पहनी हुई कंगन पर पड़ती है, जिसे वह अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है और उसके दोस्त उसे बताते हैं कि ये एक एंटीक पीस है। जिसके बाद वह जलपरी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के लिए ओलिस स्टेशन की ओर रवाना हो जाता है। दूसरी ओर जलपरी पुलिस स्टेशन में पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को परेशान कर चुकी होती है, जिस कारण पुलिस वाले जलपरी को जेल में बंद कर देते हैं। उसी वक्त कहानी का मुख्य पात्र यानी हीरो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जलपरी की बेल करवाता है। जिसके बाद वो जलपरी को नए कपड़े और जूते दिलवाने के लिए मॉल ले जाता है, जहाँ वो उसे जूते और कपड़े दिलाता है और उसके बाद हीरो जलपरी को खाना खिलाने के लिए भी ले जाता है, जहाँ पर वो उसे गुमराह करके उसके हाथों से कंगन चुरा लेता है और उसके बदले में जलपरी को एक नेक पीस तोहफे में दे देता है और फिर वापस उसे मॉल में लिफ्ट के पास ले जाता है और जलपरी को वहाँ कुछ देर इंतजार करने के लिए कहता है। जलपरी वहीं बैठी हीरो का इंतजार कर रही होती है कि वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हीरो कंगन को लेकर उस जगह को छोड़कर निकलने की पूरी तैयारी कर चुका होता है और दूसरी तरफ जलपरी सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो जाने के बावजूद भी हीरो का इंतजार कर रही होती है। और जब काफी रात हो जाती है तब मॉल के कर्मचारी जलपरी को मॉल से बाहर निकाल देते हैं। बाहर काफी बारिश हो रही होती है और जलपरी इस सब स्थितियों से अनजान मॉल के पास की सड़क पर बैठ जाती है और तभी हम देखते हैं कि हीरो भी वहां जाता है और जलपरी की ओर छाता बढ़ाता है ताकि वह बारिश में ज्यादा ना भीगे। अब कहानी पीछे जाती है जहां हम दोबारा टाउन हेड को दिखाया जाता है, जो कुछ बच्चों के साथ समुद्र तट पर लालटेन जला रहे होते हैं, जिसे देखकर बच्चे काफी खुश हो रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लालटेन अचानक से दूसरी दिशा में उड़कर चला जाता है, जिसे वापस लाने के लिए टाउन हेड भी लालटेन का पीछा करते हुए उस दिशा की ओर जाते हैं, जहाँ वह लालटेन के पीछे किसी और को छुपा हुआ पाते हैं और जब वो छुपे हुए व्यक्ति को सामने आने के लिए कहते हैं तब देखते हैं कि वो वही पर जलपरी जिसे उन्होंने मुखिया से बचाया था और वो जलपरी से कहते हैं कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिसके जवाब में जलपरी उनसे कहती है कि वो डर नहीं रही बल्कि टाउन हेड तो उसे कई अधिक डरा रहा है। और तब टाउन हेड जलपरी को कहते हैं कि तुम बोल सकती हो तो फिर तुमने उस दिन गाँव वालों के सामने कुछ बोला क्यों नहीं। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर वह बताती है कि जलपरियां एक दूसरे के मस्तिष्क पढ़ सकती हैं, जिस कारण उन्हें कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। वे दोनों आपस में बातें कर रही होते हैं। तभी गांव वाले टाउन हेड को खोजते हुए समुद्र तट पर आ जाते हैं, जिस कारण जलपरी को टाउन हेड से विदा लेना पड़ता है। लेकिन वो टाउन हेड से वादा करते हैं कि यदि वो लालटेन जलाकर समुद्र तट की ओर प्रवाहित करेंगे तो वो उसे संकेत समझकर समुद्र से बाहर आकर उनका इंतजार करेगी। दूसरी ओर कहानी में हम देखते हैं कि गाँव का मुखिया गाँव में एक बुजुर्ग से बातचीत कर रहा होता है। तब बुजुर्ग उसे बताते हैं कि टाउन हेड और जलपरी की किस्मत आपस में टकरा चुकी है और उनके मिलन को नियति पहले ही निश्चित कर चुकी है। ये जानकर गांव का मुखिया विचार करता है यदि वह टाउन हेड पर नजर रखेगा तो वो मौका पाकर जलपरी को जरूर ही पकड़ लेगा। इस घटना के पश्चात कहानी दोबारा वर्तमान में चलती है, जहां हम देखते हैं कि कहानी का मुख्य पात्र यानी हीरो को जलपरी पर दया आ जाती है और वो उसके अजीब व्यवहार के कारण वो उसे किसी बुरी मुसीबत में ना फंस जाए, इसलिए वो दोबारा जलपरी को ढूंढते हुए मॉल के पास पहुंचता है और बारिश में भीग रही जलपरी को छाता देता है। साथ ही ठंड से ठिठुर रही जलपरी को अपनी ब्लेजर भी पहनने के लिए देता है, जिसके बावजूद भी जलपरी ठंड से कांप रही होती है। इसके कारण हीरो उसे कॉफी पीने को देता है और उसे उसके रिश्तेदारों के बारे में पूछता है ताकि वो उसे वहां छोड़ आ सके, लेकिन जलपरी उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, जिस वजह से हीरो को मजबूरन जलपरी को अपने साथ होटल लाना पड़ता है। और इसी के साथ इस एपिसोड की समाप्ति होती है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम जानेंगे कि टाउन हेड और जलपरी के रिश्ते का क्या हुआ, क्या होगा जब इंसान और जलपरी की भावनाएं टकराएंगी और जलपरी के पास जो कंगन था वो उसे किसने दिया था, क्या जलपरी इंसानों की दुनिया में रह पाएगी, ये सब जानेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।